है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि सरकार का आगे ये प्लान है कि जैसे तमिलनाडु रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड है, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा एक्ट है, उसमें भी चेंजेस करेगी इस तरीके का कि अगर हिंदू रिलीजियस बोर्ड्स में किसी मुस्लिम को, पारसी को, जैन को एंट्री दी जाएगी, उस टेम्पल के प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई शख्स मेंबर बनना चाहता है तो उसको हिंदुइज्म फेथ में एक बिलीफ होना चाहिए। इसका मेंबर बनने के लिए आपको सिखिज्म रिलीजन का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रिलीजियस मैटर में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैटर में कहां तक इंटरफेयर करेगी, पार्लियामेंट किस हद तक लॉ बना के उसको रेगुलेट करेगी। हिंदुस्तान में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारे को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए पार्लियामेंट ने पास्ट में क्या क्या लॉ बनाए हैं, कोर्ट का इस पर क्या कहना है, ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है भारत की पार्लियामेंट ने अभी वक्फ बिल 2024 लोकसभा में टेबल किया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. इसके पीछे काफी हंगामा भी हुआ। आइए इस बिल को डिटेल में और आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। कोई भी पर्सन रिलीजियस पर्पस के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को डोनेट करता है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है और डोनेट करने वाले शख्स को वाकिफ कहा जाता है। इंडिया में रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, करीब 8 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। इससे करीब 200 करोड़ का साल का वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू भी होता है। वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ तो काफी पहले से बनाए गए थे। इसके अलावा अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इजिप्ट की जामिया अजहर यूनिवर्सिटी जो है वो वक्फ की सबसे पुरानी प्रॉपर्टीज में से एक है। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ 1954 में पहली बार बनाया gaya। इसके बाद इसको 1995, 2013 में अमेंड भी किया गया और नया बिल अभी 2024 में लाया गया। 1954 में जो वक्फ बिल बनाया गया था उसको पार्लियामेंट से पास किया गया। उसके तहत इंडिया की अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड होगी। इस वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन होंगे, एक सीईओ होंगे, एक सर्वे कमिश्नर होंगे। वहां की स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम एमपी एमएलए को नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा एक टाउन प्लानर होगा, लॉयर होगा, इस तरीके से ऑपरेट करेगा। इसके बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो स्टेट्स में वक्फ बोर्ड है उनको ये रेगुलेट करेगा, उनकी देखरेख करेगा। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो सबसे बड़ी पोस्ट पर होता है वो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होता है, जो अभी है किरेन रिजिजू। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर भी होता है और 8 और मेंबर होते हैं जिनकी सीट अभी खाली है। नए बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए उसको हम देखते हैं। पहले सर्वे कमिश्नर जो वक्फ बोर्ड में होता था स्टेट लेवल पर, उसकी पावर को घटाकर वही पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब वक्फ की प्रॉपर्टी को सर्वे करेगा और रेगुलेट करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज इसमें ये किया गया है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर और सीईओ अब नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ मुस्लिम हो सकते थे। इसके अलावा वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात भी की गई है, हालांकि पहले भी इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर है उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में सॉल्व किया जाता था, लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर और अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की CAG है, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी इसको रेगुलेट करेगा। इस तरीके से सारे चेंजेस किए गए। इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि जो सर्वे कमिश्नर की पावर को यानी वक्फ बोर्ड की पावर को काफी कम की गई और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक अथॉरिटी है, उसकी पावर को बढ़ाकर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर काफी बढ़ेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि नॉन मुस्लिम भी अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर बनेंगे तो उससे जो मुस्लिम समाज के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं उनको लेकर एक और डाउट बढ़ेगा। उसके अंदर करप्शन के चार्जेस जो पहले से भी लगते आ रहे हैं वो हो सकता है गवर्नमेंट के इंटरफेयर से और ज्यादा बढ़ सकता है। These have led to a series of scams and scandals pertaining to Waqf land over the years, including perceived misuse of the Waqf board's powers. In 2012, the infamous Karnataka Waqf land scam, which continues to be one of the biggest Waqf-related land scams in recorded memory here in this country. इसके अलावा जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसकी पावर को भी काफी कम की गई है। अगर दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1959 में
तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास किया। इस एक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सेक्शन 26 है। इस सेक्शन 26 में लिखा है कि तमिलनाडु के टेम्पल्स को रेगुलेट करने के लिए, उस टेम्पल के प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई शख्स मेंबर बनना चाहता है तो उसको हिंदुइज्म फेथ में एक बिलीफ होना चाहिए और वो हिंदू रिलीजन का ही होना चाहिए। इसी तरीके से 1997 में कर्नाटका हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास किया गया। उसके अगर सेक्शन 25 को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है। और ये बात भी कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी है कि अगर हिंदू रिलीजियस बोर्ड्स में किसी मुस्लिम को, पारसी को, जैन को एंट्री दी जाएगी तो उनको उस रिलीजन के बारे में उतनी शायद समझ ना हो जितना एक हिंदू रिलीजन का आदमी को हो। तो इसीलिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, हिंदू टेम्पल बोर्ड्स में हिंदू रिलीजन का ही होना जरूरी है। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंट में 2024 मई में ही एक बिल लेके आया था। उस बिल के तहत ये बताया था कि कर्नाटका में जो टेम्पल है वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करते हैं तो उनको 10% उस रेवेन्यू का कॉमन डिविजिबल पूल में डालना पड़ेगा, और जो 10 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू करते हैं उनको 5% कॉमन डिविजिबल फंड में डालना पड़ेगा। कॉमन डिविजिबल फंड का यूज गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। इससे यह बात भी पता चलता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टेम्पल को कंट्रोल करना चाहती है और स्टेट का रिलीजन में काफी इंटरफेयर हो रहा है। इसी तरीके से अगर गुरुद्वारे को देखें तो गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पास किया गया। इस गुरुद्वारा एक्ट के तहत SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी बनाई गई, जो अक्सर न्यूज में आप सुनते होंगे। इस SGPC कमेटी के मेंबर गुरुद्वारा एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। इसका मेंबर बनने के लिए आपको सिखिज्म रिलीजन का होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके अलावा इसके सेक्शन 46 को अगर आप पढ़े तो उसमें साफ लिखा है कि गुरुमुखी लैंग्वेज का पढ़ने और लिखने आना चाहिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब की लैंग्वेज है। इतना अगर नॉमिनेशन पेपर भी आपको फाइल करना है तो सेक्शन 46 में यह भी लिखा है कि नॉमिनेशन पेपर भी आप गुरुमुखी लैंग्वेज में ही फाइल करेंगे। इसीलिए वक्फ बिल पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वक्फ बिल के अंदर जो रिलीजियस प्रॉपर्टी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए अगर उसमें नॉन मुस्लिम का रोल होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिबिलिटी पे एक डाउट जाएगा, इसके इंटेंशन पे एक डाउट जाएगा। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड और एक मैटर है जो हम डिटेल में देखते हैं कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट क्या है। किसी भी रिलीजन में स्टेट कितना इंटरफेयर कर सकती है, कोर्ट कितना इंटरफेयर कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है। हमको यहाँ पर यह बात समझ लेना चाहिए कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफी अलग है। इंडिया में कई सारे रिलीजन हैं और उस इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो इसी रिलीजन को, इसी कल्चर को प्रोटेक्ट करने में ही दिखता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को आप पढ़ेंगे तो फ्रीडम टू कंसाइज, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट दिया गया है। हालांकि इस पर कहीं ना कहीं रेगुलेशन स्टेट की तरफ से लगाया जा सकता है अगर कोई पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी पे इफेक्ट है। वही आर्टिकल 26 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कोई रिलीजियस सेक्ट्स है, डिनोमिनेशन है, उसको अपने रिलीजियस मैटर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को प्रोटेक्ट करने की, उसको अपने ढंग से चलाने की एक आजादी है। लेकिन इसमें भी स्टेट कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब कितना लगा सकता है ये कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट ने पिछले कई सारे जजमेंट्स भी दिए हैं। जैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ, एक फेमस केस है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, मतलब किसी भी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट क्या है वो बताया है। और इंटीग्रल पार्ट जानने के लिए कोर्ट ने ये कहा था कि उस रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को हम पढ़कर ये बताएंगे कि इस रिलीजन में एसेंशियल पार्ट क्या है, जिसे एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक इश्यू हो सकता है जो हम साबरीमाला केस से समझेंगे। एक फेमस केस है 2018 का, साबरीमाला टेम्पल है केरला में। वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट। वो टेम्पल लॉर्ड अयप्पा को डिवोट है, तो वहां के डिवोटी का और लॉर्ड अयप्पा का इस तरीके से था कि वहां के टेम्पल में 10 से 50 साल के बीच की फीमेल को जाना अलाउ नहीं था। तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और पिटिशनर का ये कहना था कि अगर वुमेन को अलाउड नहीं किया जाएगा वहां पर तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है। लेकिन बोर्ड का, जो देवसम बोर्ड है केरला का, जो अयप्पा टेम्पल को, साबरीमाला टेम्पल को देखता है, उनका ये कहना था कि हमारा बिलीफ सिस्टम है, अगर हम सदियों से एक प्रथा चली आ रही है, अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 26 है हमारा, रिलीजियस अफेयर्स को हम किस तरीके से मैनेज करें इसकी हमको आज़ादी है, इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में फाइनल जजमेंट देते हुए 4-1 से जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में जजमेंट दिया और कहा
कि वुमेन का नहीं जाना ये इक्वेलिटी के अगेंस्ट में है और लास्ट में वुमेन को अलाउ किया उस टेंपल के लिए। लेकिन एक जज, फीमेल जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बहुत अच्छे कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दिए जिसको हमको समझना जरूरी है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि अगर कोर्ट रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में या रिलीजियस मैटर को रेगुलेट करने के लिए इंटरफेयर देगा, डायरेक्शंस देगा, तो इसमें कहीं ना कहीं उसके जो राइट्स हैं, रिलीजियस सेक्ट्स के जो राइट्स हैं, उसमें एक इशू क्रिएट हो सकता है। और कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक्सपर्ट है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे एक्सपर्ट नहीं है। गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या है, कुरान में क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, इसके लिए हमको एक पब्लिक कंसल्टेशन उस रिलीजन के इंटेलेक्चुअल्स को सामने रखकर बात करना पड़ेगा। अगर कोर्ट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने लग जाए तो ये आगे चल के बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है और जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का लग सकता है। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने साथ में ये भी कहा कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बेसिस पर, मोरालिटी के बेसिस पर और रैशनैलिटी के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर कोर्ट क्या होगा, एक थियोक्रेटिक टाइप चीज बन जाएगी जो कोर्ट है हर रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करने लगेगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट है दुष्यंत दवे, उनका भी ऐसा ही मानना था। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट और पार्लियामेंट जो है वो रिलीजियस मैटर में कितना इंटरफेयर करती है और कहां तक इसको ठीक करती है, या रिलीजियस मैटर्स के लिए जो आर्टिकल 26 में राइट्स है हर सेक्ट्स को अपने हिसाब से रिलीजियस मैटर को चेंज करने का, रखने का, उसको प्रोटेक्ट करती है या क्या करती है, देखने वाली चीज है। जब ये बिल प्रस्तुत हुआ और उसको पुरस्तापित करने के लिए कहा गया तब हमने इस पर डिवीजन की मांग की। मैंने पार्लियामेंट में सुना सरकार ने कहा, स्पीकर भी थे और सरकार के मंत्री भी बोल रहे थे, सरकार के एमपी भी बोल रहे थे। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, अनटचेबिलिटी जैसे चीजों हो तो उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था। अब आते हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज पे, वक्फ बिल पे। तो वक्फ बिल के रिलेटेड भारत की पार्लियामेंट ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया है। कि जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफर हो गया, जिसकी पहली मीटिंग 21 अगस्त को हुई भी थी। अब देखने वाली बात यह है कि नेक्स्ट सेशन में इसको मॉडिफाई करके किस तरीके से लाया जाता है। इसमें और एक चीज जानना जरूरी है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो 8 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, इसमें कहीं ना कहीं काफी टाइम से करप्शन था और इस वक्फ प्रॉपर्टी को जो 200 करोड़ का साल का रेवेन्यू करती है, अगर इसके 25% को भी मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, हेल्थ, एजुकेशन इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए अगर यूज किया जाता तो आज मुसलमानों की हालत कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होती। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को इंट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है और गवर्नमेंट भी ये सोचे कि रिलीजियस मैटर में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैटर में कहां तक इंटरफेयर करेगी, पार्लियामेंट किस हद तक लॉ बना के उसको रेगुलेट करेगी। और दूसरा एक बात ये भी है कि अगर वक्फ बिल में ये प्रोविजन लाया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी को मैटर को रिजॉल्व करने के लिए नॉन मुस्लिम भी इसके मेंबर बन सकते हैं, तो सरकार का क्या आगे ये भी प्लान है? ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि सरकार का आगे ये प्लान है कि जैसे तमिलनाडु रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड है, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड है, गुरुद्वारा एक्ट है, उसमें भी चेंजेस करेगी इस तरीके का कि दूसरे रिलीजन के लोग भी उसका पार्ट और मेंबर बन सके? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए इस बिल की रैशनैलिटी पे क्वेश्चन उठता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।